हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन प्लेनेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो हमारी भाषा है उसका मूल रूप क्या है। अगर हम मूल रूप की बात करते हैं तो हमारी हिंदी भाषा का मूल रूप जो है वह मौखिक होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसे सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भाषा के लिखित रूप की जब बात आती है तो उसको सीखने का प्रयास किया जाता है। हमारा जो भारत है वो एक विशाल देश है। इसके संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे बोली, उपभाषा और भाषा का कि बोली क्या होती है। बोली होती है जब एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है, अर्थात छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हमारी बोली कहलाई जाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती क्योंकि वह एक छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है। वहीं बात अगर हम करते हैं उपभाषा की, तो उपभाषा क्या होती है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। अर्थात किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है या उपभाषा कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या होती है? साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा एक सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं तथा उसका जो क्षेत्र है वो विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत, ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ, एक भाषा के अंतर्गत कई सारी उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां होती हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे मानक भाषा की, क्योंकि जो मानक भाषा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात मानक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मानक भाषा का कि मानक भाषा क्या होती है। देखिए, जब हम किसी किसी भी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में करते हैं या किसी भी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो उस पर क्षेत्रीय तथा बोलियों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, जिसके कारण हमारी भाषा में एक रूपता नहीं रहती। उस एक रूपता को बनाए रखने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि जब हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक बड़े क्षेत्र में करते हैं, तो वहां पर उस भाषा के ऊपर वहां पे रहने वाले क्षेत्र में या क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भाषा में एकरूपता नहीं रहती। उस एक रूपता को बनाए रखने के लिए मानक रूप की आवश्यकता होती है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग शिक्षा, पत्राचार, सरकारी कामकाज या सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान के लिए किया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। अर्थात विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गया भाषा रूप ही भाषा का मानक रूप होता है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में किन किन बातों का अध्ययन किया है? बोली, उपभाषा, भाषा और मानक रूप। आइए अब हम इसको दोबारा से दोहरा लेते हैं। बोली, बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उपभाषा क्या होती है? जब किसी बोली का साहित्य रचना में प्रयोग होने लगे तो वह बोली उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। वहीं भाषा क्या होती है? जब हमारे साहित्यकार किसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा एक सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तो उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तार हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि वह उपभाषा भाषा का रूप धारण कर लेती है। और उसके बाद हमने आज चर्चा करी है मानक रूप की कि मानक भाषा क्या होती है हमारी। जब किसी भाषा का प्रयोग किसी क्षेत्र में होता है तो वहां पे बोले जाने वाली बोलियों का या बोली जाने वाली क्षेत्रीय क्षेत्रीय
बोलियों का प्रभाव भाषा के ऊपर पड़ता है, जिससे उसकी एकरूपता समाप्त हो जाती है। तो उस एकरूपता को बनाए रखने के लिए मानक रूप का अध्ययन किया जाता है या मानक रूप की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे विद्वान होते हैं, उनके द्वारा स्वीकृत की गई भाषा ही मानक रूप होती है, अर्थात जिसके अंतर्गत हमारे सरकारी कामकाज, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान, हमारी शिक्षा, हमारे पत्राचार और का आदान-प्रदान होता है, वह हमारा मानक भाषा रूप होता है। तो आज हमने इन अ, विषयों का अध्ययन किया है। अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में शुरुआत करेंगे वर्ण से, उसके बाद हम शब्द विचार और वाक्य विचार का वर्णन करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। बाय।